हाय स्टूडेंट, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो जेवीएनएल के लिए इनकम टैक्स का। आज अपन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये लो, ये टॉपिक डाल दिया अपन ने, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन लेते हैं अपन, पर्सन। हिंदी में बोले तो व्यक्ति। ये डेफिनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन, इसका मतलब होता है अंडर सेक्शन 231। बेटा जैसे सेक्शन को कैसे पढ़ते थे, देखो देख, मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ। जैसे लिखा मैंने 43C2 ए, तो इसको बोलते हैं सेक्शन धारा, इसको बोलते हैं सब सेक्शन उपधारा, ये धारा। इसको बोला जाता है क्लॉज, वाक्य। इसको बोला जाता है सब क्लॉज, उपवाक्य। ठीक, अब लेते हैं अपन पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन जो दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 231 में दी हुई है पर्सन की डेफिनेशन। बात आगे क्या समझ में? अब देखिए पर्सन में क्या क्या है, एक एक पॉइंट लेते हैं। इसमें पहला है इंडिविजुअल, व्यक्ति। मात्रा गलत लिखी, ये व्यक्ति। इसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी है, माइनर चाइल्ड और लूनेटिक। मेल स्त्री पुरुष, माइनर यानी अवयस्क बच्चे, लूनेटिक यानी पागल। ठीक, एग्जाम की बात करें, राम हो गया, श्याम हो गया। वहीं अगर अपन बात करें सेकंड, HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बोले तो हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक, देखो इसको समझते हैं क्या बोल रखा है इसके अंदर। देखो इसमें क्या बोला है, मान लो ये मिस्टर है, ये इसकी वाइफ मिसेस है, ये इसका एक लड़का है सन 1 और एक डॉटर है पुत्री। तो बेटा जब बच्चा पैदा हो जाता है बाय बर्थ HUF का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। तो जो ये मिस्टर एक्स है इसे बोला जाता है काका, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग। ठीक है, इनको ही बोला जाता है बेटा को पार्टनर
मेंबर, भागीदारी मेंबर सदस्य, सदस्य डन। इसे बोला जाता है फीमेल मेंबर, एक होते हैं अदर मेंबर। अब मान लो इस सन की भी शादी हो जाती है, ये इसकी वाइफ होगी, ये इसका एक लड़का और एक लड़की, तो अब ये इसका एक अलग एचयूएफ बने, यानी कि एक मेंबर दो एचयूएफ में क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है, मेंबर बन सकता है। एक तो खुद के एचयूएफ में और एक इसके पिता के एचयूएफ। ठीक है, चलिए अब इसमें और क्या क्या चीजें देखो। इसमें मेंबर कैसे बनते हैं, बाय बर्थ, माइनर भी, ठीक है, साथ ही ओल्डेस्ट मेंबर, जो ओल्डेस्ट मेंबर एचयूएफ का सबसे बड़ा सदस्य, उसे कर्ता बोलते, इंग्लिश हिंदी दोनों में था। साथ ही एक मेंबर दो एचयूएफ में मेंबर, ये आगे की बात करते हैं इसकी। एक बात करते हैं कोपासना की, कोपासना मेंबर, तो ये हो गया भागीदारी मेंबर, सदस्य। इसमें कौन कौन आता है, फादर, सन, डॉटर, डॉटर चाहे मैरिड हो या अनमेरिड, डन, शादीशुदा हो। ये जो भागीदारी सदस्य है, ये बंटवारे की मांग कर सकते, डिमांड कर सकते हैं पार्टीशन की। ठीक है, एक है फीमेल मेंबर, अदर देन डॉटर, यहाँ लिख दिया है, डॉटर को छोड़ के, यानी कि मदर ही बची अपनी, यानी कि उसकी कर्ता की वाइफ। बंटवारे की मांग नहीं कर सकते, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं नॉन को पार्टनर। ठीक, आगे अदर मेंबर, जिसमें है पोता पोती, पोता पोती होता है, और नाना नानी के को क्या बोलते हैं, भानेज, और ये दोता दोती भी बोलते हैं ना उसको, तो पोता पोती और दोता दोती। दोहिता दो, दोहिती लिखो, वो ज्यादा सही, दोहिता दोहिती शायद। ठीक, ध्यान रहे, ये भी बंटवारे की मांग नहीं कर, डन। आगे बात करते हैं इसकी, एचयूएफ में
दो स्कूल ऑफ लॉ है, HUF के दो संप्रदाय, एक है दया भागा, एक है दया भागा। ये लगता है इन वेस्ट बंगाल प्लस असम, असम में। एक है मिताक्ष, एक और है मिताक्ष। अदर देन वेस्ट बंगाल प्लस असम। ठीक है, तो बेटा अपना HUF का हो गया है पूरा, यानी कि HUF कंप्लीट। आगे की बात करते हैं अपन थर्ड पर्सन है अपना कंपनी। कंपनी को भी क्या माना गया है, पर्सन माना गया है। बेटा दया भागा है, ये है मिताक्ष। कंपनी होगी फर्म, फर्म बोलते हो पार्टनरशिप फर्म, ध्यान रहे इंक्लूडिंग LLP। LLP बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP एक्ट है बेटा 2008। ठीक, फर्म का मतलब होता है साझेदारी फर्म। LLP को हिंदी में बोलते हैं सीमित दायित्व साझेदारी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह। एक है BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्तियों, तो हाँ व्यक्तियों का समूह। ठीक है, ये बने भाई स्पेशल पर्पस के। अब देखो, अब इस स्पेशल पर्पस को इधर से हटाते हैं। बात देखो AOP में क्या होता है, दो पर्सन मिल गए, पर्सन है यानी कि HUF प्लस फर्म ने मिलके क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटा इससे जो नया पर्सन बन रहा है उसको भी हम क्या मानेंगे, पर्सन मानेंगे, AOP बोलेंगे। ठीक है क्या, हाँ। आगे देखो, एक है अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये है व्यक्तियों का समूह, यानी कि राम प्लस श्याम ने मिलकर बिजनेस। देखो राम श्याम ने अगर पार्टनरशिप करी है तो पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप नहीं करी, यानी कि ये जो दो काम किए जाते हैं ये बने जाते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, पर्पस खत्म या इवेंट के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। ठीक है, AOP और BOI हो गया अपना। अब आगे देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेटा एग्जाम्पल जरूर याद रखो। पहला एग्जाम्पल है सहकारी समिति होगी,
क्लब होगी, तो ये सब कहाँ आएंगे, एओपी में। ठीक है, ये बेटा जो एग्जाम्पल है ये है अपने एओपी। एओपी प्लस बीवाई के। आगे की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो पर्सन है अपना, लोकल अथॉरिटी। स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अगर एग्जाम्पल की बात करते तो इसके एग्जाम्पल याद रखो। नगर पालिका, नगर निगम, फिर है जिला परिषद, पोर्ट ट्रस्ट, तो ये सब क्या है, स्थानीय सत्ता में है, लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट अपना आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। इसमें याद रखो युवा के यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा होगी, और बेटा ये 7% याद रखने अपन को। ठीक है, पढ़े आगे। चलिए आगे की बात करते हैं। अपने पर्सन का काम हो गया है खत्म, ये पर्सन एक टॉपिक था, ये पूरा अपना क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब अपन बात करते हैं बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक, असेसी। ये लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपना असेसी, करदाता। बेटा इसकी जो डेफिनेशन दे रही थी, सेक्शन दिया हुआ है असेसी के लिए, अपने करदाता के लिए, वो दिया हुआ है 27। पर्सन के लिए 231 था, ये है 27। ठीक है, अब देखिए एसएससी में क्या है, अगर इसकी डिवाइडेशन करें तो एक होता है सामान्य कर, नॉर्मल असेसी। इसको कैसे याद रखोगे, क्या होता है, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार 1961 के अनुसार या के प्रावधानों व के प्रावधानों या धाराओं के अनुसार कुछ भी भुगतान करना, कुछ पे करना, तो उसे बोला जाता है बेटा सामान्य करदाता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चूक के कारण करदाता। असेसी ड्यू टू
डिफॉल्ट। इसमें बेटा पेमेंट तो नहीं करना है, किंतु करदाता ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, ब्रेक किया। तो ऐसे करदाता को बोलते हैं अपन चूक कारण करदाता। ठीक, नेक्स्ट थर्ड सी की बात करते हैं। इसका थर्ड जो पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट, प्रतिनिधि करदाता। ये हो गया साहब अपना प्रतिनिधि करदाता। देखो क्या होता है, जब कोई थर्ड पार्टी की आय पर कर देने के लिए तैयार होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि करदाता। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आ जाएगा पागल, बेवकूफ या अवयस्क। का संरक्षक। ठीक, नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं अपन डीम्ड असिस्टेंट, माना गया करदाता। डीम्ड असिस्टेंट, ठीक। अब देखिए डीम्ड असिस्टेंट में क्या आएगा, ऐसा करदाता जो पहली तीनों श्रेणियों में नहीं आता, किंतु फिर भी उसे करदाता मान लिया जाता है। ठीक, ये हो गया अपना बेटा एसएससी। ये एसएससी की डेफिनेशन हो चुकी है बेटा। अब अपन बात करेंगे बेटा प्रीवियस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, आगे अपन बात करते हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर आते हैं। देखो क्या होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस यानी कि गत वर्ष। इसकी डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 3। अब देखो क्या होता है, यह 12 माह का होता है। कितने महीने का होता है, 12 महीने का। किंतु 12 महीने का होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को खत्म होता है।
ठीक, आगे बोला है किंतु नए व्यवसाय की स्थिति में 12 माह से कम का हो सकता है। ठीक, अब प्रीवियस ईयर में बेटा क्या होता है, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है, यानी कि इस वर्ष में आय कमाई अर्न की जाती है। क्या की जाती है, आय कमाई जाती है, तो वो हो गया अपना प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है क्या, ये हमेशा 12 महीने का होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर से पहले वाला वर्ष या साल मेरा क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। ये सेक्शन 3 में दी। ठीक है, यहाँ पे इनकम अर्न की जाती है, ध्यान रहे प्रेजेंट टाइम पे जो प्रीवियस ईयर चल रहा है बेटा, वो चल रहा है अपना 20-21, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। ठीक है क्या, ये 31 मार्च 21, यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन असेसमेंट ईयर पे। ए वाई हिंदी में कर निर्धारण, हिंदी में बोलेंगे इसको कर निर्धारण वर्ष। अब देखिए इसमें क्या क्या है। ठीक है बेटा, ये भी कभी 12 महीने से कम का नहीं हो, कम का नहीं, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो ये होगा अपना 12 महीने। कितने महीने का होएगा, 12 महीने। ठीक है, इस वर्ष में या इस ईयर में इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है या गणना की जाती है, आयकर की गणना की। ठीक है, यानी कि अगर बात करें एट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बेटा अभी चल रहा है 21-22, यानी कि 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। और बेटा जो कर निर्धारण वर्ष की जो डेफिनेशन दे रखी, ठीक है, इसकी दे रखी बेटा सॉरी अंडर सेक्शन 9 में, ये अंडर सेक्शन 9 में दी 29। ये 2 सब सेक्शन 9। ठीक है क्या, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे अपन बात करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं प्रीवियस रूल की बात करूं, गत वर्ष का नियम का सामान्य नियम, यानी कि इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर की इनकम पर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर
टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है, यानी कि प्रीवियस ईयर की आय पर कर असेसमेंट ईयर में लगता है। अभी पढ़ा था अपन ने कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है और असेसमेंट ईयर में टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शन, क्या है एक्सेप्शन दिए हुए, यानी कि प्रीवियस ईयर की आय पर कर प्रीवियस ईयर में ही लगे। देखो एक्सेप्शन नंबर 1 है सेक्शन 172, अनिवासियों की। अब अनिवासी क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन रेसिडेंशियल स्टेटस में। अनिवासियों की समुद्री जहाज से आय। इंग्लिश में अगर बात करें तो इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग। बेटा अगर इसके अंदर की बात की जाए तो जो भी एसएसी यानी कि कोई भी नॉन रेसिडेंट काय का काम कर रहा है शिपिंग बिजनेस में, अगर शिपिंग बिजनेस कर रहा है तो देखो ये बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करें, ठीक है। तो इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी बेटा? तो इनकी इनकम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट इंटू 7.5%, यानी कि जितने के भी टिकट बेचे या जो भी बेचा है अपने उसका कितना लेंगे। शिपिंग बिजनेस करेंगे तो पैसेंजर को भी ले जा सकते तो उनका टिकट देंगे, तो जो भी टिकट बेचा उसका जो भी अमाउंट आया उसका 7.5% हम इनकम माने, ठीक है। इसमें से करदाता के खर्चों को माइनस नहीं करते, क्योंकि अपन ने इनकम ही कितनी मानी है 7.5%। आइए नेक्स्ट सेकंड एक्सेप्शन है अपना सेक्शन 174। हिंदी में बात कर तो स्थायी रूप से भारत को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की है। इंग्लिश में बोले तो देखो क्या है, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया फॉर, हमेशा के लिए अगर कोई बंदा इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स है। थर्ड है सेक्शन 174A एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनकी इनकम पे भी आपको टैक्स एओपी बीओआई जुरिडिकल पर्सन जो स्पेशल पर्पस के लिए बने इनको भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ेगा टैक्स देना। नेक्स्ट सेक्शन रहते हैं सेक्शन 175 कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण।
कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, यानी कि कर बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। मान लो मिस्टर एक्स है, ये इसकी वाइफ, मान लो इसकी कोई प्रॉपर्टी से इनकम हो रही 5 लाख, तो इसको 5 लाख ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मान के चलते पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, तो 2.5 लाख पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अभी इसको 2.5 लाख पे मान लो कोई टैक्स नहीं देना है और बाकी पे देना है 10%, तो इसको टोटल टैक्स देना पड़ रहा है 25। इसने क्या करा, इस 2.5 लाख में से आधी इनको आधी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, असेट किसके नाम कर दी, इसकी वाइफ। तो यहाँ इसकी इनकम कितनी बची, अब बची है 2.5 लाख। तो यहाँ भी ये कोई टैक्स नहीं दे रहा और इधर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 5 लाख पे इसने टैक्स बचाया। तो ये जो ट्रांजेक्शन किया है, ये जो असेट्स का ट्रांसफर किया है, अगर ये अपन ने टैक्स बचाने के लिए किया है, तो आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स देना। नेक्स्ट है सेक्शन 176, ये है व्यापार बंद करने की दशा। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ, इस केस में भी बेटा अगर आप हमेशा के लिए बिजनेस बंद कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये प्रीवियस ईयर भी हो गया अपना। अब अपन बात करते हैं बेटा कैजुअल इनकम, इसकी बात कर रहे हैं अपन बेटा। कैजुअल इनकम हिंदी में बोलते हैं इसको आकस्मिक आय। इसके बारे में दिया हुआ है अंडर सेक्शन 224(9). अब इसमें किन किन को इंक्लूड किया है, किन किन को शामिल किया है? लॉटरी, ताश का खेल, क्रोजवर्ड पजल यानी कि पहेली, वर्ग पहेली है बेटा, है ना। शर्त, जुए में जीती है, इनको क्या बोला जाता है, कैजुअल इनकम। बेटा ये नॉन नेचर की होती है, नेचर मतलब कभी कभी हो, कभी कभी हो, उस आय को बोलते हैं अपन कैजुअल इनकम। ठीक बेटा, बात करते हैं अपन नेक्स्ट पिन मनी के बारे में। हिंदी में भी बेटा इसको पिन मनी बोलते हैं। अब वो पिन मनी होता क्या है देखो, समझना। ये अपना मिस्टर एक्स है, ये इसकी वाइफ। इसने मान लो इसकी सैलरी है
सैलरी आती है, कहीं जॉब करता होगा 80,000। इसने 80,000 में से आउट ऑफ 80,000 यानी 80,000 में से 50,000 इसको दे दिए, इसकी वाइफ को, काय के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के, घर खर्च के। ठीक, अब इसकी जो वाइफ है मिसेज है, इसने क्या किया, आउट ऑफ 50,000 यानी कि 50,000 में से हर महीने कितने बचा लिए, 30,000। तो अब यहाँ सवाल आता है कि 30,000 को इनकम मानेंगे क्या? तो ध्यान रहे बेटा, इसको इनकम नहीं माना जाएगा और ना ही इसके ऊपर कोई भी टैक्स लगे, क्योंकि इस 80,000 के ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स कौन दे चुका है, मिस्टर एक्स दे ही चुका है। 80,000 की तो इनकम है 30,000, अगर 80,000 पे यहाँ पे टैक्स ले लिया और 30,000 पे इस पे भी टैक्स ले गया तो 2 बार टैक्स लगी। समझ के बाद अब मान लो हर महीने इसको 30,000 की हुई तो बाढ़ दिया जाती 3,60,000, 10 साल तक इकट्ठा किया इसने 36 लाख। इस 36 लाख की इसने मान लो एफडी करवा ली और वहां से इसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो 10% लेते हैं तो 3,60,000। तो हाँ बेटा, इसको तो हम क्या मानेंगे, इनकम माने और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। डन। पिन मनी पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन पिन मनी से अगर कोई इनकम कमाई जाती है तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बात आगे समझ में? देखो, अगर इसमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहला तो यह इनकम नहीं है, यह इनकम नहीं है। ये क्या, यदि कोई महिला, यदि कोई महिला अपने पति से घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से कुछ राशि बचा लेती है तो इसे पिन मनी कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, पिन मनी कहते हैं। ठीक है क्या, पिन मनी से अगर कोई आय बोल तो इनकम प्राप्त करते हैं या कमाते हैं तो कमाए गई आय को इनकम मानेंगे और इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स भी। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा, डेफिनेशन पे आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन। आओ पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है पूरी ले लेते हैं अपन, खत्म करते हैं उनको। नेक्स्ट है हेड, इनकम हेड, शीर्षक। ये दिया हुआ है बेटा अंडर सेक्शन 14। कहाँ दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 14। अब हेड अपने 5 होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं इनकम टैक्स में। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, हो गया वेतन से आय। सेकंड हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। थर्ड हो गया है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन,
पूंजी लाभ, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार व पेशे से आए या व्यापार या पेशे से आए, एक और है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अन्य साधनों से आए। व्यापार व पेशे से आय, और पांचवा हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। ठीक है, ये शीर्षक हो गए अपने हेड, ये दे रखे अंडर सेक्शन 14। ठीक है क्या राजा, और अपने इनकम दे रखे, हेड दे रखे अपने सेक्शन नंबर 14 में। आगे की बात करते हैं अपन, देखो क्या है नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं अपन, जीटीआई। ये ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, जीटीआई अंडर सेक्शन 14 में दिया हुआ है। अब जीटीआई क्या होता है देखो, सबसे पहले तो पांचों हेड की इनकम लिख दो, क्लब इनकम भी लिख दो, और कोई सेट ऑफ करना है तो वो भी क्या कर दो, लिख दो। मतलब सेट ऑफ करने के बाद जो इनकम बचती है उसे क्या बोलते हैं, जीटीआई। जीटीआई बोले तो सकल कुल। बात आएगी समझ में, ध्यान रहे इसमें से डिडक्शन 80C से 80U तक माइनस नहीं करें। ये चीज याद रखना, जो डिडक्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए अपन को चैप्टर, जो डिडक्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए बेटा अपने चैप्टर 6A में। ठीक है, यानी कि अगर जीटीआई की बात करें, कि अगर अपन जीटीआई की बात करें तो जीटीआई में होता है क्लब इनकम, इनकम क्लबिंग की जाती है, यानी कि इनकम जोड़ी जाती है, दूसरे बंदे की इनकम अपनी इनकम में जोड़ी जाती है। पढ़ेंगे ये भी अपन, सेट ऑफ है तो उसको एडजस्ट करेंगे, और जो बचेगी वो जीटीआई। इसमें से 80 से 80 की डिडक्शन नहीं घटाएंगे। अब डिडक्शन दी हुई है चैप्टर 6A, ये है इनकम टैक्स एक्ट 1960। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन, ये लो साहब, नेक्स्ट बात करते हैं अपन टोटली। कुछ भी नहीं है, ऊपर अपन ने जीटीआई निकाली थी, वो जीटीआई में से
आप डिडक्शन माइनस लो 86 से, डिडक्शन अंडर 86 से 80U तक, तो जो आएगा उसे ही अपन क्या बोलेंगे, फुल आई टोटल इनकम, और इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाए। ठीक है क्या, यहाँ तक कनो दिक्कत है क्या? चलो अपन आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फैला दो यार अपने जो भी दोस्त हो, ताकि वो भी देख ले इनकम टैक्स JVNL की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इनकम के ऊपर बात करेंगे कि इनकम में क्या क्या है, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।